आशंका ये अमेरिका ने जताई है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने अब तक जो कुछ किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था, जल्द ही तबाही की बड़ी पिक्चर दिख सकती है। अब रूस की सेना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। पेंटागन के एक अधिकारी का दावा है कि रूस ने 6 चरण में यूक्रेन को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसका अंतिम चरण परमाणु हमला है। ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु हमले का सिग्नल भी दे सकते हैं। इस आशंका के बीच में पुतिन की सेना यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रही है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की भी जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पुतिन अब अपने आखिरी हथियार यानी कि परमाणु का इस्तेमाल करेंगे? क्या अब यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही होगी और इस युद्ध का अंजाम होगा क्या? आज इसी पर बात होगी। कई खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले ताजा हालात को बयां करती हुई ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन के प्रतिशोध का असली प्लान क्या है? पुतिन के प्लान से अमेरिका क्यों परेशान है? क्या जंग की आग विकराल होने वाली है? क्या यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही मचने वाली है? ये सवाल सिर्फ जेलेंस्की को नहीं डरा रहे, बल्कि इन सवालों से अमेरिका और पूरा यूरोप सहमा है। सवाल इसलिए क्योंकि महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। यूक्रेन में महातबाही की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। और आशंका परमाणु हमले की जताई जाने लगी है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग के बीच अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने जेलेंस्की के लिए बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक रूस बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और परमाणु हमले भी शामिल हो सकते हैं। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा है कि रूस का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है। रूस अभी और ज्यादा बड़े हमले करेगा। अगले कुछ दिन में रूसी ऑपरेशन शुरू हो सकता है, लेकिन सवाल है कि रूस का ये ऑपरेशन क्या होगा? क्या रूस अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करेगा? अमेरिका की रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर हमले के 6 प्लान तैयार किए हैं। पहले चरण में ड्रोन हमले बढ़ाए जाएंगे। दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले शुरू होंगे। तीसरे चरण में रूस ओरेशनिक मिसाइल से हमले कर सकता है। इन मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के बड़े शहर होंगे। चौथे चरण में रूस समंदर से हमला कर सकता है। पांचवें चरण में यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले कर सकता है। और छठे चरण में परमाणु हमले की आशंका अमेरिका ने जताई है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि रूस जल्द नया ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने वाला है। अगले कुछ दिन के अंदर ही यूक्रेन में रूस का नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन में सबसे पहले खार्किव को यूक्रेन से अलग किया जाएगा और इसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। रूस आर्टिलरी से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ड्रोन और मिसाइल से खार्किव को निशाना बना रहा है। यूक्रेन की सेना को सीधा टारगेट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें 24 घंटे में 200 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूसी सेना ने 13 कमांड सेंटर, 4 आर्म्ड व्हीकल और 2 वारफेयर स्टेशनों को नष्ट करने का दावा भी किया है। लेकिन यूक्रेन पर ये हमले तो सिर्फ ट्रेलर हैं। तबाही की असली पिक्चर की स्क्रिप्ट भी पुतिन तैयार कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक में यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है और यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर हमले का प्लान बना रहे हैं? क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? और सवाल ये भी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का वक्त आ गया है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का सीन बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमला रुक नहीं रहा, हमला और ज्यादा विध्वंसक होगा, ये पेंटागन का दावा है और अनुमान भी, और साथ ही साथ ये आशंका भी कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो चीजें नहीं जा रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट भी, यूक्रेन ने रूस पर किया है बड़ा हमला। मिसाइल से कुर्स्क में यह अटैक किया गया है। यूक्रेन के हमले में एक शख्स की जान जाने की खबर भी है। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। मिसाइल से कुर्स्क में यह अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप देखिए, ये जो पूरा घर है, ये जो बिल्डिंग है पूरी, ये जलती हुई सुलगती हुई नजर आ रही है। यहीं पर अटैक किया गया है यूक्रेन की ओर से और माना यह जा रहा है कि इसमें
एक शख्स की जान चली गई है, कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। यानी यूक्रेन की तरफ से भी पांव पीछे नहीं रखे जा रहे हैं, यानी कि कदम पीछे नहीं रखे जा रहे हैं। यूक्रेन भी रह रहकर रूस पर अटैक कर रहा है और ये जंग अब महाजंग में तब्दील हो चुकी है, ये समझिए। और इन सब के बीच ही अमेरिका की तरफ से हो गया है बड़ा दावा। बड़े हथियारों का इस्तेमाल अब तक रूस ने किया है। अंदाजा ये भी कि परमाणु हमले का खतरा भी यूक्रेन पर बना हुआ है। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये टक्कर सीधी यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों से भी है, तो क्या ये और ज्यादा विध्वंसक हो गया? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब बने हुए हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर है मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुरेश कुमार गोयल जी हैं मेरे साथ में, पूर्व राजनयिक के तौर पर आप जुड़े हैं। साथ ही रोबिंदर सचदेव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, जो हालात रूस और यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, युद्ध जो जंग है वो अब महाजंग में तब्दील होती हुई दिख रही है। लेकिन हैरानी तब होती है जब यूक्रेन 2 कदम पीछे रखकर फिर 10 कदम आगे बढ़ता है और रूस पर अटैक करता है। लेकिन अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अब होगी विध्वंसक जंग और वो हथियार निकालेगा रूस जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए। लग क्या रहा है, होगा क्या? रचना जी, जैसे कि हम पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं, ये जो अटैक होते हैं, विध्वंसक अटैक भी होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी अटैक हुए हैं डॉनबास के एरिया में, और इन्होंने डैम्स के भी अटैक किया है जिसको कि डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। ये सारी के सारे अटैक्स होंगे, पर क्वेश्चन ये है, यूक्रेन आप कह रहे हैं कि फिर भी गिरते गिरते फिर आके अटैक करता है क्योंकि उसको पूरी सप्लाई मिल रही है, उसको सप्लाई की कोई कमी नहीं है। क्योंकि नहीं, अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई बंद हो। आपको पता होना चाहिए कि जब रूस और यूक्रेन मिलके लड़ाई के 3 महीने बाद मीटिंग कर रहे थे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को भेजा था जो बाइडेन ने कि भैया जाके उनकी संधि रुकवाओ, लड़ाई शुरू हो चलनी चाहिए। ये सब रशिया के, अमेरिका के हित में था, नेटो कंट्रीज के हित में था, उनके आर्मामेंट बिकते रहे और वो रशिया को ह्यूमिलेट करना चाहते थे क्योंकि रशिया इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू नेटो इन दैट एरिया। तो उसको कब जिंदा रखने के लिए, लड़ाई को जिंदा रखने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। उसको जिसको कहते हैं ना कि ड्रग्स दे दे के आपने अपने पेशेंट्स को खड़ा कर रखा है, यूक्रेन को लड़ाते जा रहे हैं, उसको सब वेपन्स दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जो न्यूक्लियर बात की जो चेतावनी दी जा रही है, मैं आपको बता दूं, मेजर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि आर्टिलरी शेल्स तक भी लो यील्ड टिप यूक्रेनियन न्यूक्लियर वेपन होते हैं। अगर रशिया उनका इस्तेमाल करता है टैक्टिकल बैटल एरिया में, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। वो हो भी सकते हैं और हो चुके हैं, अमेरिका ने भी किए हैं। अगर हम सोचते नहीं किए हैं, उन्होंने उनके टेस्टिंग भी किए हैं, अपने लोगों को भी मरवाया है। तो ये आप इस बात को मान के चलिए कि अब जो रशिया ने डिसाइड कर लिया है कि पूरा का पूरा अलोंग द नाइपर रिवर फ्रॉम द कीव राइट अप टू ब्लैक सी, जितना एरिया बनता है जब 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एंड प्रोबेबली रशिया वांट्स कि उसको ब्लैक सी का डिनायल हो और उसको लैंडलॉक कंट्री बना दे यूक्रेन को। अब ये उसकी जिसको कहते हैं ना कि नोवो रशिया, जो पुराने जमाने के टाइम पे एक ही कल्चरल एंटिटी होता था ये एरिया। हाँ। ये यूक्रेनियन और रशियन में इतना फर्क नहीं है, पंजाबी और गुजरातियों में ज्यादा फर्क है जितना कि यूक्रेनियन और रशिया में फर्क नहीं है। पर क्वेश्चन ये है, अब वो अलग अलग देश बन गए हैं। जब अलग अलग देश बन गए हैं और इसमें फायदा उठाने वाले जितने जो तमाशबीन हैं नेटो कंट्रीज के, वो नहीं होने देंगे कि यूक्रेन को रशिया के आधिपत्य में नहीं आने देंगे। वो पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई और चलेगी, जिसको कहते हैं 1 साल या 2 साल और चल सकती है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको सबसे बड़ी बात यह है, इनके कई वेपन्स जो हैं विदाउट फील्ड ट्रायल्स जो कि आ रहे हैं। डरावने संकेत आपने दे दिया, आपने बता दिया 3 साल चल चुकी है, 1-2 साल और चल सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है। आपने कहा रूस तैयारी कर रहा है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट है, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में अब रूस है।
ऐसा नहीं है यूक्रेन हमला कर रहा है तो रूस पीछे हट रहा है, रूस भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और ये दोनों तरफ से है, रूस यूक्रेन पर और यूक्रेन रूस पर। अब रूस के हवाले से खबर है जल्दी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा रूस। ऑपरेशन के लिए रूस के 50,000 सैनिक तैयार हैं। जो हवाई हमलों की तस्वीरें हम देखते हैं ना यूक्रेन में, उसमें अब जल्दी ग्राउंड ऑपरेशन भी रूस शुरू करने वाला है। 50,000 सैनिक इसके लिए तैयार किए गए हैं और अगर दो देशों के बीच में जंग के हालात में हवाई हमलों के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की बारी आती है तो मेजर जनरल कोचर, ये क्या इंडिकेशन है, फिर क्या होगा आगे? धन्यवाद रचना जी, आपने मुझे इस डिस्कशन में बुलाया। ये आपको पहले इम्पोर्टेंट है कि रशिया का स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या है, और अगर हम उनको एक्चुअली समझ लें तो हमको पता चल जाएगा कि लड़ाई किस हद तक और कब तक चलने वाली है। बिकॉज हम इसका एंड स्टेट पे नहीं पहुंचे हैं और रशिया के 4 स्ट्रैटेजिक गोल हैं। पहला है जो लैंड ब्रिज क्रिमिया से 2014 में जो रशिया ने क्रिमिया के ऊपर कैप्चर किया था, और जो साउथ ईस्ट यूक्रेन है वो इसके साथ रशिया कनेक्ट करना चाहता है, और खास तौर पे खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़फरोसिया, खेरसन, माइकोलेव, ओडेसा और डनाइपर तक, ये रशिया का ऑब्जेक्टिव है। और खास तौर पे जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब ने भी बताया कि जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है रशिया का वो ब्लैक सी का ब्लॉकेड करना। ब्लैक सी का जब अगर वो ओडेसा के ऊपर कैप्चर करता है तो ब्लैक सी का ब्लॉकेड हो जाता है और उससे यूक्रेन के अंदर जो भी कुछ आएगा वो रशिया मॉनिटर अपना कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होगा रशिया के लिए अगर वो एक ब्लैक सी का ब्लॉकेड कर लेगा। ऑफ कोर्स अमेरिका उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, मुश्किल होगा पर ये नामुमकिन नहीं। तीसरा है जो ये बफर जोन की हम बात करते हैं। देखिए, आपको अगर मैं वार्सो पैक्ट की तरफ ले जाता हूं, उस टाइम पे नेटो में 17 कंट्रीज थी, आज 30 कंट्रीज हैं और ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है नेटो का। और ये एक अनरिटन एग्रीमेंट था रशिया और अमेरिका के बीच में कि नेटो का एक एक्सपेंशन नहीं किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरा है। वो हम जानते हैं किस तरीके की पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स रखता है। तो रशिया का अपना फिक्र में आना जायज था, इसीलिए मैं मानता हूं कि वो एक यहाँ पे बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं। और लास्ट है जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जिसकी हम बात करते हैं, वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन अभी रशिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो यूक्रेनियंस हैं, जो रशियन ओरिजिन के ज्यादा लोग हैं इस एरिया में, वो रशिया के साथ मिल जाए और इसीलिए वो अपने मेयर्स भी अपॉइंट कर रहा है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी। लुहांस्क में डोनेस्क का काफी एरिया उसने कैप्चर कर लिया है और खेरसन का उसने काफी कैप्चर हो चुका है। सिटी का एरिया बाकी है। तो संक्षेप में अगर मैं आपको बोलूं कि रशिया का ऑब्जेक्टिव अभी तक पूरा नहीं हुआ और इसीलिए आप कुर्स्क में भी आपने देखा कि रशिया ने 86% अपना एरिया अपना वापस अपना कब्जा अपना कर लिया। अब यूक्रेन के पास क्या ऑल्टरनेटिव्स है, और आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया है, उसके बारे में भी जो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यूक्रेन का ऑब्जेक्टिव है, आज उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रॉ अर्थ मटेरियल्स मिनरल्स का एग्रीमेंट अमेरिका ने यूक्रेन के साथ कर लिया है। हाँ। तो अभी अमेरिका के स्टेक्स बहुत हाई है यूक्रेन में और वो पीछे नहीं हट सकता है। और पुतिन और ट्रम्प के बीच में एक झपट सी हो गई है। मींस हाँ। पहले हमको ऐसे लगता था कि वो एक एग्रीमेंट पे आ जाएंगे और सीज फायर भी ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था,
पर मुझे लगता है ये सीज फायर आने वाले वक्त में लेकिन नहीं पिछले होने ही वाला दिनों है, खबर आई because थी ना कि ट्रंप और पुतिन की आपस में बात हुई और उसके ठीक बाद में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल दिया था, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही बड़ी है, फिर चाहे वो यूक्रेन की तरफ आप देख लीजिए, हालांकि यूक्रेन का भारी नुकसान है, लेकिन रूस में भी कम नुकसान यूक्रेन की तरफ से नहीं हुआ है। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट, यूक्रेन ने रूस पर फिर से किया है ड्रोन अटैक। रूस के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को निशाना बनाया गया है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में ड्रोन अटैक से आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन के हमले से रूस भी भारी नुकसान झेल रहा है। अब जिस तरह की डील हुई है यूक्रेन की बाकी देशों से, या फिर जो सपोर्ट मिल रहा है, नेटो देश भी, चूंकि टाइम के साथ में इनकी संख्या भी बढ़ी है, और अब यूक्रेन के साथ में अगर नेटो देशों का सपोर्ट है और रूस अगर सीधे यूक्रेन से टक्कर ले रहा है और ये भी चेतावनी दे रहा है कि सीधे अब नेटो से मुकाबला होगा, तो सवाल ये कि ये जंग और ज्यादा एक्सपैंड होती है तो क्या है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ होगी। ये तस्वीर जो कि ताजा सामने आई है, यूक्रेन ने रूस पर किया है बड़ा हमला, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर यह हमला किया गया और इस ड्रोन हमले के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में आग लग गई, जिससे रूस पे बड़ा नुकसान हुआ है और रूस इस नुकसान की जाहिर सी बात है जवाबी कार्रवाई भी करेगा और यूक्रेन पर फिर से धावा बोलेगा, और ये पिछले कुछ दिन में बहुत तेजी से बढ़ा है। सुरेश कुमार गोयल जी, आज का वक्त युद्ध का नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह चुके हैं और ये तो अब देश का बच्चा भी जानता है कि युद्ध से नुकसान होते हैं। ये नुकसान अकेला यूक्रेन नहीं झेल रहा, ये युद्ध का नुकसान रूस ने भी झेला है, इकोनॉमी के लिहाज से और बाकी चीजों के लिहाज से नुकसान है। फिर क्यों पुतिन इस युद्ध में बने रहना चाहते हैं और क्यों जेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहे हैं? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में अग्रेशन बढ़ा है दोनों ही तरफ से। देखिए, आपने सवाल कहा कि युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है। अभी कोई आज की बात नहीं है, सदियां और शताब्दियां, हजारों साल निकल गए, महाभारत हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, यूरोपियन वॉर हो चुकी है। ये तो ये कहना आसान है कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन हर एक युग के अपने युद्ध होते हैं और ये जो युग है चल रहा है, इसका भी युद्ध चल रहा है और चलेगा, ये चल रहा है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें कहूंगा, क्योंकि जो आपने शुरू किया कि ये अमेरिका ने एक परमाणु युद्ध के लिए भी संकेत दिए हैं, ये सब कहा है। मुझे ये पता नहीं है कि जो पेपर्स यूएसए ने देखे हैं वो यूक्रेन के रशिया पर जो अटैक हुआ रिसेंटली, उनके जो एयर बेसिस के ऊपर जहां रशिया के कम 40 से 45 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए, वो उसके बाद में हुआ है या पहले किया है, मुझे ये पता नहीं है। मुझे लगता है कि दो चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बाद में यूरोप का समीकरण काफी बदल गया है। एक तो जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमले किए, लगातार हमले किए, ड्रोन से हमले किए, एक तरह से वो छुप करके, जो बोलते छद्म युद्ध की चुपके से वहां पर भेजा हुआ, वो करके रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमले किए कि यूक्रेन की जो जमीन पहले उसके कब्जे से निकल रही थी, दोबारा उसको कब्जे में लेना चाह रहा है। खार्किव के ऊपर, सुमी के ऊपर हमले लगातार बन रहे हैं। दो चीजें मैं कहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि जो एक हम चीज बार बार भूल जाते हैं कि जब नेटो बना था तो नेटो का लक्ष्य क्या था? नेटो का लक्ष्य ये था कि वो सोवियत यूनियन का आगे एक्सपेंशन होने से रोके, एक जो कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया था उसको रोकना। और जब कम्युनिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया तो एक तरह से नेटो का जो पर्पस था वही खत्म हो गया। नेटो का पर्पस क्या था? रशिया के खिलाफ था या सोवियत यूनियन के खिलाफ था? लेकिन नेटो फिर भी बना हुआ है, बराबर एक्सपेंड कर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि यूरोप आखिर चाहता क्या है। जब हम कहते हैं चाहता क्या है, कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो क्या देखता है कि यूरोप में कौन सा देश लीडरशिप पोजीशन में होगा, कौन सा देश क्या करेगा, किसकी क्या सीमाएं होंगी, कहां तक लिमिटेशन होंगी, ब्लैक सी में किसका फ्लोटिला रहेगा, किसके नेवल बेसिस रहेंगे, यूक्रेन की हद कहां तक होगी, वो अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ ही साथ जब एक यूक्रेन जैसा देश रशिया के ऊपर हमला करके
उसके अंदर तक के, साइबेरिया तक के जो एयर बेस हैं उनको तबाह करता है, तो मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक जो जो नुकसान पहुंचता है, जो ईगो को नुकसान पहुंचता है कि मैं इतना बड़ा देश और मेरे ऊपर ये हो गया है, ये तो रशिया जैसा देश इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रशिया आगे बढ़ेगा। तो जब तक रशिया को ये नहीं लगेगा यूक्रेन अपनी सीमा में आ गया है, कि नाटो को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होनी है, और आखिरी चीज ये कि जब तक यूरोप के बाकी देश रशिया को एक तरह से खत्म करने पर जो तुले हुए हैं, हाँ। वो रशिया को अपने साथ में रह करके अपना एक बैलेंस नहीं बनाएंगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। हाँ। इसको आप तीसरा विश्व युद्ध कह लीजिए, काबिल तीसरा विश्व युद्ध हो ही गया है ये। एक फर्क था खाली तीसरे विश्व युद्ध में कि जो यूरोपियन पावर्स थी, चाहे फ्रांस हो चाहे यूके हो, कोई भी देश हो, उन देशों की कॉलोनियल आर्मीज थी। हाँ। यूके के पास इंडिया की आर्मी थी, फ्रांस के पास अफ्रीकन देशों की फौजें थी, इजिप्ट की, सियरा लियोन की। तो जो अफ्रीकन फौजें, भारतीय फौजें, एशिया की फौजें जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, वो शामिल हुई क्योंकि कॉलोनियल पावर्स ने उनको यूज किया। आजकल कॉलोनियल पावर्स का वो दबदबा नहीं है, तो खाली यूरोप के अंदर वॉर चल रही है, लेकिन एक तरह से ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो गया है और इसका असर अलग अलग देशों पर नजर आ भी रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की खबर है। रूस के हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के जख्मी होने की खबर है और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि एक के बाद एक ये जो हमले हैं, यानी कि अटैक काउंटर अटैक, दोनों तरफ से नुकसान। और यहाँ पर रूस ने जो हमला किया है उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ इमारतें हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कीव पर ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और कीव को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं। यूक्रेन जो कि भारी तबाही पहले भी झेल चुका है, और अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है, ये अनुमान है पेंटागन का कि 6 चरणों में ये युद्ध होना था, अभी सिर्फ 2 चरण है, तो बाकी 4 चरण अगर यहाँ पूरे किए जाते हैं पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से, तो फिर तो ये भयंकर तबाही के संकेत हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि यूक्रेन भी रह रहकर वार कर रहा है बाकी देशों के साथ, और सपोर्ट के बाद रूस पर एक के बाद अटैक में यहाँ कीव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। रोबिंदर सचदेव जी, चूंकि ऐसा नहीं है 2 देश अगर आपस में युद्ध की स्थिति में है तो सिर्फ 2 देश ही प्रभावित हों, अलग अलग बाकी देशों पर भी इसका असर होता है। लेकिन युद्ध अभी जो चल रहा था वो भीषण पिछले कुछ दिन में हो गया है। क्या लग रहा है, क्या ये अंत की तरफ जा रहा है या फिर महाजंग की तरफ जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पैनल आपका, एक्सपर्ट्स एंड डिस्कशन। कह नहीं सकते, पर ये तो लगता नहीं कि ये युद्ध रुकने जा रहा है। ओवर बिग पिक्चर में भीषण हो गया है, भीषण और होगा, कम होगा, और होगा, कम होगा, भपकेगा फिर कम होगा, उस तरह चलेगा शायद ही। पॉइंट्स क्या हैं जो वही सारी बातें हो रही थी, मैं 2-3 पॉइंट्स देख रहा था जो बात हो रही थी। अव्वल, यस, रशिया का जो पॉइंट या स्टांस है कि नेटो मेरे को एक्सपैंड करके सर्कल किए जा रहा है और वो यूक्रेन को नहीं जाने देना चाहता नेटो में, एब्सोल्युटली राइट। नेटो को, जैसे अभी एम्बेसडर गोयल भी बोले, क्या जरूरत थी कि एक्सपेंशन करने की, राइट? जबकि रशिया डीफैंग हो गया था, इकोनॉमी एकदम कम हो गई थी, ये वो सारा, पर नेटो ने एक्सपेंशन करा। सो वो एक रीजन है विदाउट डाउट, रशिया का बड़ा रीजन है। बाय द वे, रशिया को नुकसान भी हुआ है, फिनलैंड और स्वीडन नेटो में चले गए हैं। जब हम ओवरऑल कहते हैं कि रशिया को इस वॉर से क्या फायदा, नुकसान, मेरे विचार से बाय द वे रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ओके, बट अलग आएंगे। सॉरी, हेलो, या जी। So NATO expansion absolutely major है and we think, but याद रखिए सोवियत रिपब्लिक जो पुरानी है, यूक्रेन के अंदर, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में एक और विचार भी है। वो उनका ये विचार है कि रशिया जो कर रहा है ये अपनी इंपीरियलिज्म के लिए कर रहा है, अपना जो नोवोरुसिया आप कह रहे हैं कि रशिया एक्सपेंशनिज्म, पुतिन अपना पुराना रशिया सोवियत एम्पायर बनाना चाहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेटो, वो है, प्लस ये है।
सो वो भी है। इसी के चलते यूक्रेन ऑफ कोर्स, बट बाकी सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज भी बहुत चिंतित हैं, खासकर क्या कैन टेल यू और कजाकिस्तान। वहां पर भी नॉर्थ में रशियन ओरिजिन के लोग हैं, करीब 10-15% कजाकिस्तान का इलाका। तो उनको ये डर है कहीं रशिया उसी बहाने से हमारा कुछ ना हड़प ले। तो वो भी एक एलिमेंट है टू कीप इन माइंड। और रशिया का जो स्टेटेड पर्पस है ऑल्सो, इफ वी गो बैक, इज डी नाजिफिकेशन। केवल यही नहीं कि नेटो में ना जाए यूक्रेन, डी नाजिफिकेशन, कि यूक्रेन को नाजीज ने कब्जा कर लिया है, इनको हटाना है। दैट इज वन। सेकेंड, रशिया का एक और रीजन है स्टेटेड रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो रशियन चर्च है। पुतिन का ये कहना है, आपने कई बार देखा होगा कि ये जो वेस्ट है, ये लिबरल गे परेड LGBTQ वगैरह ज्यादा जा रहे हैं, और यूक्रेन में भी ये कर दिया है, उसके खिलाफ कुछ वो आइडियोलॉजिकल रीजंस है। सो ये सब कॉम्बिनेशन है विच इज आउट देयर नाउ। अभी एक और बात हो रही थी कि ऑरेंशिक मिसाइल्स वगैरह हैं, रशिया ने इस्तेमाल नहीं करेगा तो करेगा। मुझे ये बताइए, ये जो मिसाइल्स है ना ऑरेंशिक और ये बड़े, ये कितना डैमेज कर लेंगे अगर न्यूक्लियर नहीं हुए? ये मिसाइल बने हैं टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और ये कैरी कर सकता है बिटवीन 600 से 900 किलोटन। मैं आता हूं, अभी बख्शी सर बता रहे थे टैक्टिकल का। तो ये जब अगर इस पे न्यूक्लियर मिसाइल हो तो 600 से 900 किलोटन, और 1 किलोटन 10,000 लोग को इमीडिएटली मारता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरे थे, 2 35 किलोटन के थे, करीब 3 लाख लोग मारे गए। तो थंब रूल ले लीजिए, 1 किलोटन से 10,000 लोग मरते हैं। तो अगर 600 किलोटन का गिरा, गुणा 10,000 कर लीजिए, आप सोचिए कितने 60 लाख लोग मारे जाए। तो न्यूक्लियर कैरी करेगा तो भयानक है, परंतु अगर न्यूक्लियर नहीं कैरी करेगा, आपके TNT एक्सप्लोसिव कैरी करेगा, तो इतना बड़ा मिसाइल मारेगा, उसमें 1.5 टन का जो भी पेलोड है, तो ठीक है। वैसे बम तो ऑलरेडी रशिया गिरा रहा है, राइट? तो मुझे इनके ऑरेंशिक और इन मिसाइल्स का इस्तेमाल ठीक है कर रहे हैं, बड़े बम गिर रहे हैं, बट उसका कोई गेम चेंजर नहीं है उन मिसाइल से कि हम ये कहें कि ऑरेंशिक चला दिया रशिया ने तो गेम बदल गई, हाइपरसोनिक चला देगी। ठीक है, डैमेज कर लेगा, बड़ा खूब बड़ा कर देगा, 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फ्लैट कर देगा, वो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो दैट्स अबाउट दीज थिंग्स। तीसरा जो बात हो रही थी अभी प्राइम मिनिस्टर की, एक्चुअली आज का युद्ध का नहीं है, आई एब्सोल्युटली एग्री। क्वेश्चन ये बनता है कि फिर ये युग है किस चीज का? आप कह रही थी ना, आई थिंक इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक मैसेज और ऐड कर देना चाहिए। ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का, सीखो। बट एज एवरीवन सेज, एम्बेसडर गोयल आल्सो, कि ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध ना हुए, होते हैं, होते रहे हैं। केवल अब हम ये होप कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिकल नहीं है, कि इस एरा में इंसान इस हद तक थोड़ा डेवलप हो जाए कि आपस में सीखे एक दूसरे के साथ जीना और जीने देना। वो चांस दिखता नहीं है, राइट? नाउ लास्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक, मैं देख रहा था, हाँ, ये जो रेयर मेटल्स की डील हुई है यूक्रेन ने अमेरिका के साथ करी है, यस, उसमें मैं आपको, और अभी बात हो रही है कि नाइपर के ईस्ट में रशिया पूरा उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है। बाय द वे, यूक्रेन का ज्यादा इंडस्ट्री बेस, मिनरल्स, मेटल्स इत्यादि इसी इलाके में है, राइट? तो अगर रशिया इसको ऑक्यूपाई करना चाहता है, उधर यूक्रेन ने वो इलाका मानो बेच रखा है अमेरिका को, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बट आप एक चीज याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप माफिया के साथ डील करना जानता है। वो जब अपना बिजनेस न्यूयॉर्क में करता था कंस्ट्रक्शन का, उसकी सीमेंट सप्लाई माफिया कंट्रोल करती थी न्यूयॉर्क में, उस समय ट्रेड यूनियन को माफिया कंट्रोल करती थी। तो इसने डील बनाई माफिया से वहां पे। तो इसी तरह से वी कैन नॉट इवन रूल आउट कि अमेरिका एंड रशिया कैन मेक अ ग्रैंड डील। वो कहेगा ठीक है, तुम ये टेरिटरी रखो अगर मिल गई तुम्हें, पर ऐसा है माइनिंग मैं कुछ भी करूं, मैं भी कुछ करूंगा, तुम भी कुछ करो, समथिंग लाइक दैट could work, may happen, I don't know। हालांकि जब ट्रंप जीते थे तो बड़ी उम्मीदें उनसे लगाई जा रही थी। इनफैक्ट आपके पीछे तो फोटो भी लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, उनका बड़ा दावा था, इजरायल और गाजा के बीच में शांति करा देंगे। लेकिन पिछले दिनों जो ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में हुआ, फिर लोग मजे लेने लगे कि आप भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात करवा रहे थे ना, तो आइए आपके बीच में अब हमें मध्यस्थता की शायद जरूरत है। बाकी यहाँ तो युद्ध की स्थिति रुकी नहीं, ना रूस यूक्रेन के बीच में और ना ही इजरायल और गाजा के बीच में। इस बीच बड़ा अपडेट, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला सामने आया है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर मिसाइल अटैक की जानकारी है। यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक जख्मी होने का भी अंदाजा है।
दावा है। यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और हमले में यूक्रेन के कई सैनिक जख्मी हो गए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही जख्मी होते हैं, वहां सिविलियंस को भी चोट पहुंच रही है। रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक कहर बरपा रहा है। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया गया है और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने अपडेट दिया था, ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है, जिसमें 50,000 से ज्यादा सैनिकों को अब तैयार किया जा रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी। यानी कि जो हवाई हमले हो रहे थे वो अब आमने सामने की जंग में तब्दील होते हुए नजर आ सकते हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, फिर तो युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाएगा ना। मतलब किसी भी युद्ध की स्थिति में अगर ग्राउंड ऑपरेशन है तो वो भीषण स्थिति मानी जाती है। हवाई हमले तो क्या है कि मिसाइल दाग दिए, ड्रोन दाग दिए, दोनों ही तरफ से हो रहा है। रचना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अभी जैसे कि हमारे फ्रेंड सचदेवा साहब भी बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं, ये जो हवाई हमले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी जर्मनी पे जब पूरा 1000 बॉम्बर्स रेड करते थे, 1000 बॉम्बर्स इकट्ठे, सारी जर्मनी पे तबाह हो गई थी। उनकी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज टॉप प्रोडक्शन कर रही थी। सिमिलरली इन इंग्लैंड, सिमिलरली इन वियतनाम, प्योर बॉम्बिंग नेवर विंस अ वॉर। ये मैं बता दूं आपको, जैसे कि अभी हम बात डिस्कस कर रहे थे, कितनी भी मिसाइल मार दीजिए, अगर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, आप 6-7 बिल्डिंग तोड़ दोगे, 6-7 और गड्ढे बना दोगे, 300-400 लोग मार दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेजर लड़ाई में। तो ये भी बात मान के चलिए कि इस समय रशिया जो है, वो अमेरिका जो है, वो चाहता है कि किसी तरीके से ये युद्ध चलता रहे। उसकी जो जो जो, जो चिंता है इकोनॉमिक गेन्स की, वो बिल्कुल ठीक है। वो जितने की उसने इकोनॉमिक गेन्स अमेरिका, और उसने ऑलरेडी पुतिन के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका ने ऑलरेडी डील की हुई है उसके एरिया में करने के लिए। पर अगर रशिया उसके साथ में गेम प्ले करता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समय जो रोल ऑफ जो अमेरिका है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप है, वो बिल्कुल ये है कि कितना वो, हाउ कैन ही गेट हिज पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट। वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश निकालने की कोशिश करता है और वो कुछ नहीं करता। इस समय जब मेन प्रॉब्लम है रशिया की, वो नहीं चाहता इसकी एक्सपेंशन हो, और इसलिए अब ह्यूमैनिटेरियन की भी बात करें, आपके जबान पे आई, बिल्कुल ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉज डोंट से डोंट फाइट, वो कहते हैं प्लीज फाइट राइट। जैसे हमारे अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि ये ह्यूमैनिटी की के खिलाफ जो लड़ाई है वो शुरू चलती रहेगी। इसीलिए जिनीवा कन्वेंशंस डोंट एवर से कि लड़ाई बंद करो, वो कहते हैं इफ यू फाइट, फाइट राइट। ये तरीका लड़ने का और ये तरीका लड़ने का नहीं, ये बैन है, ये बैन नहीं, मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये यहां पे भी चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम पर फर्क नहीं पड़ेगा। सिविलियंस का हलाक होना जरूर होगा, क्योंकि ये जो वेपन्स चल रहे हैं, मिसाइल्स, ये इनका कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। 1000 पाउंड बॉम्ब जब गिरता है उसका कोलैटरल डैमेज 30% होता है, चाहे आप डायरेक्ट हिट करिए टारगेट के ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस समय आप ये भी है पक्का कि सिविलियंस हलाक होंगे। आपकी न्यूज पे आता रहेगा इतने लोग मरे, बच्चे मरे, क्योंकि यूक्रेन के टारगेट्स आर नेक्स्ट टू सिविलियंस। वो हम पहले भी बोल चुके हैं, उन्होंने कौन सा अपने अलग टारगेट्स बनाए हुए, कोई बैटलफील्ड अलग नहीं है इनकी, तो वहीं पे है। मिसाइल बेसिस, एवरीथिंग इज देयर, ऑर्डिनेंस डेपोज, सारे के सारे वहीं पे हैं। रशिया अटैक करता रहेगा, कोलैटरल डैमेज होते रहेंगे। और तो इस समय ये विनाश अब दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से सिविलियंस को नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ बड़ा नुकसान। और इस बीच एक बड़ा अपडेट भी सुमी के बेहद करीब पहुंची है। रूस की सेना सुमी से बिल्कुल करीब रूस की सेना पहुंच गई है और अपडेट ये है कि रूस के हमले पर यूक्रेनी सेना ने बड़ा दावा भी किया है। रूस ने 479 ड्रोन, 20 मिसाइल से हमला किया है। जरा अंदाजा लगाइए क्या बड़ी तबाही यहां पर मची होगी। रूस के 277 ड्रोन और 19 मिसाइलें मार गिराई गई हैं। अच्छा, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि इन हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने 12 मिसाइलों से रूस पर अटैक किया है और रूस की तरफ से आने वाले जो ड्रोन और मिसाइल थी, 277 ड्रोन और 19 मिसाइलें, वो हमने मार गिराई हैं।
और ये सब कुछ हो रहा है। जो सपोर्टिंग देश हैं और जिनकी तरफ से वो एयर डिफेंस सिस्टम या मजबूत हथियार, आधुनिक हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं, उसी के चलते यूक्रेन न सिर्फ अभी युद्ध में टिका हुआ है बल्कि रूस को बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहा है। और अभी जो ताज़ा अपडेट है, 12 मिसाइलों से रूस पर अटैक करने की खबर यूक्रेन दे रहा है और कह रहा है कि हमने रूस के हमले को काफी हद तक नाकाम कर दिया। मेजर जनरल कोचर, जो स्थिति अभी बनी हुई है, यूक्रेन को लगातार जो नेटो देशों का सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका भी सीधे तौर पर सपोर्ट में है, उसका असर रूस अब बर्बादी के तौर पर झेल रहा है। लेकिन फिर मेरे जहन में सवाल आता है, ज़ेलेंस्की अगर यूक्रेन को लेकर सौदा नहीं करना चाहते, यूक्रेन के अस्तित्व की ये लड़ाई है, यूक्रेन अगर बार बार इन हमलों को झेलेगा तो अस्तित्व बचेगा ही कहां? जब यूक्रेन नहीं बचेगा तो देखिए रचना जी, ये कन्वेंशनल वॉर को डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं कि न्यूक्लियर वॉरहेड लगने से नुकसान होता है, बट बैलिस्टिक मिसाइल लगने से भी नुकसान होता है। और जिस क्वांटम में ये आ रही है मिसाइलें, देखिए 1, 2, 10 मिसाइल ये नहीं आ रही हैं आपके ऊपर, और आपके ऊपर जिस तरीके के आपके ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वो आप देख लीजिए। 479 में से अगर आपने 277 भी गिरा दिए हैं, बाकी आपके 200 से ऊपर ड्रोन तो आपके पहुंच गए ना टारगेट्स पे। और आपके टारगेट्स क्या हैं, आप ये चीज देखिए, जो भी आपका पावर सेंटर्स हैं, आपके ट्रांसमिशन आपके सेंटर्स हैं, आपके कम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं, आपके हेडक्वार्टर्स हैं, आपके पॉपुलेशन एरियाज हैं, अब वो टारगेट होने शुरू हो गए, पहले नहीं होते थे। दूसरा, एक चेंज हुआ है रशियन स्ट्रेटजी में। रशिया ने पहली बार अपनी एक 90 टैंक डिवीजन को सेंट्रल यूक्रेन में लॉन्च किया है। जैसे आपने बोला कि सूमी के एरिया में पहुंच गए हैं और डोनेट्स्क के वेस्टर्न एज को भी एड्रेस किया गया। अब इससे रशिया के इंटेंशन क्या आपको नजर आ रहा है? तो ये आपको बहुत साफ हो रहा है कि अभी रशिया ने जहां जहां पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है, फौज में क्या होता है कि आपको एक फर्म बेस बनाना होता है। एक फर्म बेस जब आपका बनता है, उससे आप उस फर्म बेस के आगे एक्सपेंड करते। तो रशिया ने अपना फर्म बेस ऑलरेडी बना चुका है, लुहांस्क में, डोनेट्स्क में, खेरसन में, ऐसे ऐसे एरियाज में। अब रशिया इसको एक्सपैंड कर रहा है और ये एक चिंता का विषय होने वाला है, बिकॉज ये ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च हो रहा है। पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते थे, हम ड्रोन्स की बात करते थे, वो भी साथ साथ चल रहे, पर एक ग्राउंड ऑफेंसिव अभी सेंट्रल यूक्रेन में लॉन्च हो चुका है और कुर्स्क में तो ऑलरेडी ये चल ही रहा है ग्राउंड ऑफेंसिव। तो ये आने वाले वक्त में आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि रशिया इस ऑपरेशन का, जो इसने नाम दिया है स्पेशल ऑपरेशन, अब ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं आप इसको बोल सकते हैं, इट इज अ वॉर। एंड अब इसको एक्सपैंड किया जा रहा है और इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना कि यूक्रेन कहां तक वार कर पाएगा। देखिए अभी जो यूक्रेन है वो ग्राउंड ऑफेंसिव में तो वीक दिखाई दे रहा है और उसकी फोर्सेस भी फटीग हो चुकी है और उसके जितने भी ट्रुप्स हैं और जितने भी उसका मैन पावर है वो काफी डिप्लीट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है रशिया का ग्राउंड ऑफेंसिव यूक्रेन रोक पाएगा। और ग्राउंड ऑफेंसिव का एक इंपॉर्टेंट मकसद होता है कैप्चर ऑफ टेरिटरी, और ये कैप्चर ऑफ टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉर में। हम इसको देखेंगे, आप बाद में भी देखेंगे जब आपकी नेगोशिएशन टेबल पे ये लोग आएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बातचीत अपनी करनी पड़ेगी। फिर उसके टाइम पे ये जो आपका जो एंड स्टेट होगा और जो आपकी टेरिटरी होगी, 20% टेरिटरी तो ऑलरेडी रशिया के कब्जे में है। अब रशिया उसको 40% करना चाह रहा है। हमको पहले ऐसे लगता था कि 20% में रशिया संतुष्ट हो जाएगा और एक नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा, पर यूक्रेन ने रशिया को उकसाया है। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब आप जानते हैं कि उनके एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ, उनके बॉम्बर
नष्ट किए गए हैं, अब ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल तक गई, अब इसको अमेरिका भी नहीं रोक सकता। और यानी चाइना आप का कह रहे हैं सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल पर जाना, यानी कि ये जंग अभी ना तो रुकेगी ना थमेगी, बल्कि और ज्यादा भीषण ये रूप लेगी जो हम अभी देख रहे हैं। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है पिछले ही दिनों जो यूक्रेन ने रूस पर बड़ा अटैक किया, बड़ा नुकसान रूस को हुआ, और तब से अटैक काउंटर अटैक में ही दोनों देश एक दूसरे का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, सुमी के बेहद करीब पहुंची है रूस की सेना। सुमी से सिर्फ 17 मील दूर रूस की अब फौज है, लगातार आगे बढ़ रही है रूस की सेना। सुमी पर जल्द ही रूस का कब्जा हो सकता है। हालांकि हम शुरुआत से देख रहे हैं जब यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूसी सेना आगे बढ़ती है, बर्बादी तबाही की तस्वीरें भी सामने आती हैं और जगह जगह अलग अलग हिस्सों में वो कब्जा करने का दावा भी करते हैं। फिर यूक्रेनी सैनिक पलटवार करते हैं, फिर उस कब्जे को छुड़ाते हैं, और ये शुरुआत से लेकर अब तक हम देख रहे हैं ये समीकरण बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ रूस के कदम आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन फिर डिफेंसिव मोड में आता है, लेकिन आजकल तो अटैकिंग मोड में ज्यादा रूस पर बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में सुमी के बेहद करीब अगर रूस की सेना पहुंच गई है, सुरेश कुमार गोयल जी, तो इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रचना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर। अभी चल रहा है ये इनका कन्वेंशनल वॉरफेयर, और रशिया और यूक्रेन दोनों को इकोनॉमिक एट्रिशन भी हो रहा है, उनके लोगों की जो पॉपुलेशन वो भी कम हो रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर उनको फाइटर फोर्सेस चाहिए तो अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल जो चाहिए उनको, यंग आदमी, वो भी कम हो रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए पहले से कम होती जा रही है। जब रिसोर्सेज कम, अब उसमें यह है कि रशिया की इकोनॉमिक बेस पहले बड़ा था, यूक्रेन का उससे छोटा था। जब इस तरह से एट्रिशन होगा तो धीरे धीरे, जहाँ जो नॉर्मल विजडम है, कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि धीरे धीरे यूक्रेन की फाइटिंग कैपेसिटी इतनी कम हो जाएगी कि यूक्रेन रशिया से किसी भी हालत में लड़ाई चालू रखने की, जारी रखने के लिए उसमें कैपेसिटी नहीं होगी। उस स्टेज पर क्या नेटो आगे आएगा? अभी तक नेटो ने डायरेक्टली इंटरवीन नहीं किया है, सप्लाईज करी है, सब कुछ किया है, लेकिन डायरेक्टली थ्रू ग्राउंड फोर्सेस इंटरवीन नहीं किया है। क्या नेटो करेगा? अगर नेटो ने डायरेक्टली इंटरवीन किया तो ये लड़ाई बहुत आगे और काफी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि फिर न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा, पूरी उम्मीद है ये। और अगर नेटो ने नहीं किया, इसका मतलब रशिया का डोमिनेंस यूरोप में बढ़ा, क्योंकि यूक्रेन का पीछे हटने का मतलब सीधा ये होगा कि रशिया का डोमिनेंस यूरोप में बढ़ जाएगा, तो वो यूरोप को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी कनाडा में G7 की मीटिंग हो रही है, उसमें मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो देश है यूरोप के और यूएसए के जो देश हैं, उनके बीच में मिलकर के कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी सामने आनी चाहिए। और जो भी नई स्ट्रैटेजी सामने आएगी, उस नई स्ट्रैटेजी में अहम हिस्सा ये होगा कि जो रशिया है एज ए पावर, यूरोपियन पावर, उसको किस तरह से कहां पर अकोमोडेट करना है ताकि ये लड़ाई किसी ना किसी तरह खत्म हो। लड़ाई का चालू रहना दोनों के लिए, नेटो के लिए भी और रशिया के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है ये। तो देखिए क्या होता है, आप G7 की समिट होने दीजिए, उसके बाद में कुछ जरा अंदाजा लगेगा। यानी आपको लगता है कि तब हो सकता है कि कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आए। इस बीच एक और अपडेट है, रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट। यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो कि लगातार यूक्रेन के साथ में है, 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा ब्रिटेन। यूक्रेन को 13 बिलियन पाउंड की सैन्य मदद भी देगा। यानी ये साफ है बिल्कुल, यूक्रेन जो कि अलग अलग देशों से मदद पा रहा है, और इसी के चलते छोटा देश होने के बावजूद, रूस के मुकाबले छोटा देश होने के बावजूद, कमजोर देश होने के बावजूद युद्ध में टिका हुआ है, बना हुआ है। और अब ब्रिटेन की तरफ से ये बड़ी मदद मिलने की बात सामने आ रही है। 51,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देगा ब्रिटेन और 13 बिलियन की सैन्य मदद भी दी जाएगी। लेकिन इस मदद से गुजारा होगा कब तक, रोबिंदर जी? थैंक यू सो मच, अ प्लेजर। यूरोप के पास खुद भी पैसा कम है, कोशिश कर रहा है पैसा इकट्ठा करने की। अव्वल तो उनको अपने डोमेस्टिक बजट बढ़ा रहे हैं डिफेंस के, राइट। जर्मनी 50 अपना 100% बढ़ा रहा है, ब्रिटेन कह रहा है मैं 3% करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक तरफ तो उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और
पिछले 3 सालों से इतने वो वेपन्स दे चुके हैं, वेपन्स विद एमुनेशंस, की उनकी अपनी स्टॉक कम हो गया है। वो करना एक उनका अलग खर्चा है बहुत बड़ा। सेकंड, अब यस, ब्रिटेन कह रहा है मैं यूक्रेन को इतने पाउंड्स की दूंगा। इसमें हो क्या रहा है, इनका प्रयास यूरोप का है कि रशिया के जो सेंट्रल बैंक के करीब $250 बिलियन या $250 बिलियन यूरोप में है, जिसमें से करीब 250 ब्रसल्स में, बेल्जियम में है एक अकाउंट में, और करीब 25-30 बिलियन स्विट्जरलैंड में है, और 40-50 बिलियन न्यूयॉर्क के बैंक्स में है। ये टोटल रशिया का सेंट्रल बैंक का पैसा जब्त हो गया होगा, आपको याद होगा, आपके दर्शकों को, वॉर के शुरू दिनों में। अब वो पैसा वहां बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अव्वल ये हो रहा था कि चलो उस पैसे को इस्तेमाल करो, पर यूरोपियन यूनियन को बड़ा डर है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कहेगी कि यहाँ के बैंक पे भरोसा नहीं कर सकते, तो उस पैसे को टच नहीं कर रहे हैं। पर अब ये स्मार्टली क्या कर रहे हैं, उस पैसे पे इंटरेस्ट भी तो जनरेट हो रहा है 3% के करीब। तो पिछले साल का जो है, इस करीब 250 बिलियन जो बेल्जियम में पैसा है, उसका 3% का इंटरेस्ट करीब $8-10 बिलियन ऑलरेडी आ रहा है। तो ब्रिटेन, अभी जेलेंस्की भी जब गए थे तो ब्रिटेन ने अनाउंस किया ना, 2 बिलियन पाउंड्स का मदद देंगे, ये वो सारा पैसा लोन में वो लेकर दे रहे हैं, और उस लोन की श्योरिटी वो उस इंटरेस्ट के पैसे को लगा रहे हैं। दैट इज वन थिंग ये जो कंट्रीज कर रही हैं यूरोप की, यूक्रेन को पैसा देने को। तो ये कोशिश करेंगे, अभी तो इंटरेस्ट को ये यूज कर रहे हैं कि इंटरेस्ट के खिलाफ लोन ले लें। अभी थोड़ा वक्त अगर ऐसा आ गया तो ये कहेंगे जी ये पूरा का पूरा पैसा ही हम ले लें या यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन में डाल दें। उसमें इनको सबसे बड़ा केवल ये डर है, अगर इन्होंने ऐसा करा तो वर्ल्ड की बैंकिंग इंडस्ट्री में यूरोप की बैंक्स की टोटल क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, राइट? कि हम पैसा रखा, जब्त हुआ, तुम हड़पा ले गए। तो वो एक गेम चल रही है वहां पर। नाउ अ फ्यू थिंग्स ऑन मिलिट्री। मुझे एक चीज, आई मीन फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट, आई एम वेरी दिस थिंग, खार्किव मात्र 40 किलोमीटर है रशिया से, रशियन बॉर्डर से। वॉर के शुरुआत से अब तक रशिया एक 40 किलोमीटर दूर, जो भी हम कहें, इलाका नहीं कैप्चर कर पाए। रशिया एक सुपर पावर है, थी इतनी बड़ी रेड आर्मी, ये वो सारा, अभी तक ये खार्किव पर नहीं कब्जा कर पाए। रशिया को बहुत बड़े नुकसान हुए इस वॉर में ऑलरेडी। ओके, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री खोखली दिखती है अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली हमारे लिए ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। एंड आई मीन हम तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया से बहुत अच्छे रिश्ते और रशिया की स्ट्रेंथ चाहते हैं, बट आ ये रहा है कि रशियन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। तो रशिया की मिलिट्री एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डाउन द ट्यूब जा रही हैं, काफी और नुकसान हो रहे हैं रशिया को। एक और बात, जो ड्रोन्स की बात है, वो जनरल कोचर कहता है, एब्सोल्युटली एग्री विद हिम। इस समय ड्रोन्स इतने जा रहे हैं वो, बट मेरा पॉइंट केवल और केवल इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के चर्चे के बारे में था कि रशिया ऑरेंज यूज कर देगा तो क्या होगा। रशिया के पास अंदाजा है कि करीब ऑरेंज मिसाइल जिसे कहते हैं 30 या 40 हैं, हाँ। बस, और एक मिसाइल $50 मिलियन का है, ठीक है। जो किंजल मिसाइल है, बहुत चल रहे थे ना, बीच में आता था ये, वो किंजल और जिरकॉन जो हैं, वो इनके पास है करीब 300 से 400 शायद स्टॉक में, और वो एक मिसाइल $10 मिलियन का है। तो मेरा वंस अगेन बात है, ये ड्रोन्स बड़े इस्तेमाल होंगे, पर ये जो हम सोचते हैं कि रशिया अपने बड़े मिसाइल्स को इस्तेमाल करके गेम चेंजर कर देगा, मैं डिसएग्री करता हूं, मुझे समझ नहीं आता वो, बट ड्रोन्स या डेफिनेटली। कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि पुतिन ना पीछे हट रहे हैं, ना जेलेंस्की पीछे हट रहे हैं। ऐसे में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालने की कोशिश पुतिन के जरिए हो रही है, बड़े हथियारों का जिक्र करके, और मिसाइल, और साथ ही साथ परमाणु हमले की चेतावनी देकर। देखना होगा जेलेंस्की आगे समझौते की टेबल पर आते हैं या ये युद्ध यूं ही भीषण रहेगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। तमाम एक्सपर्ट यही इशारा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के लिए प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।